मैं 5 साल अजमेर में थानेदारी कर चुका हूँ। ब्रिगेडियर अग्रवाल जी से बहुत बार वास्ता पड़ चुका है। इसीलिए जब मैंने इस जोड़े को ब्रिगेडियर जी के बड़े बेटे मंगत की स्टेशन वैगन में बैठते देखा तो मैं समझ गया कि तुम तीनों नासिराबाद छावनी मेहमान बनकर जा रहे हो। उसके बाद मैंने तुम लोगों का पीछा करने की कोशिश नहीं की। मुझे पता था कि तुम लोग अगली ही सुबह अजमेर जाओगे। नासिराबाद से अजमेर में दाखिल होने वाली एक ही सड़क है, इसलिए मैं आज सुबह ही उस सड़क के शुरू में वाक़े एक होटल पर धूनी मार कर बैठ गया और मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। मैंने उसके बयान में कोई झोल तलाश करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। तभी मुझे एक ख्याल आया। मैंने कहा, जब तुम्हें सिर्फ उस जोड़े की तलाश थी तो फिर उस फूल वाले की दुकान के ऊपर वाक़े रिहायशी कमरों से उतरकर मेरी तलाश में क्यों आए थे? तुम्हारे अंदाज से साफ लग रहा था कि तुम मेरे गायब होने से सख्त परेशान हो। अगर तुम्हारा निशाना सिर्फ वो लड़का था तो तुम मुझे तलाश करने की कोशिश करने की बजाय मेरी गैर मौजूदगी पर इत्मीनान का सांस लेते कि तुम्हें उसे आसानी से काबू में करने का मौका मिल गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताते चलें। हमारी आज की वीडियो का स्पॉन्सर है याहाहा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी गेम्स खुद बना सकते हैं और उनको पब्लिश भी कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि आपको इसके लिए किसी भी किस्म की कोडिंग या प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है। इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान है और ये एडिटर कुछ ऐसा दिखाई देता है। आप एसेट्स पर क्लिक करके इनको जहां चाहे मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एसेट्स लाइब्रेरी देखने को मिलेगी जहां पर आपको इस्तेमाल करने के लिए लाखों एसेट्स मिल जाएंगे। इन्हीं एसेट्स को क्लाउड ड्राइव में सेव भी रखा जा सकता है और आप जब चाहे इनको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और जबरदस्त फीचर ये है कि आपको जो कुछ भी जरूरत हो वो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी जानवर का नाम टाइप करेंगे और आपको उसके बारे में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इस ऐप में आप सिंगल मोड के अलावा सोशल मोड भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि एक मल्टीप्लेयर मोड है। आप और आपके दोस्त मिलकर याहाहा ज्वाइन कर सकते हैं और आप मिलकर एक दूसरे की बनाई हुई गेम्स और इमर्सिव 3D इवेंट्स एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप याहाहा पर जब चाहें मजीद दोस्त बना सकते हैं और इसीलिए अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए याहाहा बाकायदगी से ट्विच पर लाइव इवेंट्स भी करते हैं, जिनमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें आप अपनी मेटावर्स स्किल्स को मजीद बेहतर बना सकते हैं। इन लाइव सेशंस का मकसद आपको हेल्प करना है ताकि आप अपनी मेटावर्स बिल्डिंग स्किल्स को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये कैसी लगी। मेरी दलील सुनकर कालूराम एजेंट का चेहरा यकलख्त आटे की तरह सफेद पड़ गया। उसकी कैफियत में ये यकलख्त तब्दीली मेरे जहन में घंटी बजाने के लिए काफी थी। मैं उसे संभलने का मौका भला कैसे दे सकता था, लिहाजा मैंने मजीद जारहाना लहजे में कहा, मैं तो तुम्हें उस वक्त ही पहचान गया था जब तुमने ट्रेन में हमारे कोपे में घुसकर अफसरी झाड़ने की कोशिश की थी। मुझे पता था कि तुम अजमेर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद भी हमारा पीछा करोगे और मेरे बारे में अपने शुबे की तस्दीक होते ही मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करोगे। मैं उन बच्चों के साथ इसलिए ब्रिगेडियर अग्रवाल के घर पनाह हासिल करने गया था कि शायद तुमसे पीछा छूट जाए। ये कहते हुए मेरी नजरें कालूराम एजेंट के चेहरे पर जमी हुई थी। मुझे लगा कि मेरी जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज उसके आसाब पर बिजली बनकर गिर रहा है। मेरी बात मुकम्मल होने पर वो कुछ देर खाली खाली नजरों से मुझे घूरता रहा, जैसे कोई भूला बिसरा चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो खोए खोए से लहजे में बोला, बहुत बड़ी गलती हो गई। इतनी बड़ी गलती की सजा तो भुगतना पड़ेगी ही। उसकी बात सुनकर मैं चौंका। ये लोमड़ी सिफत शख्स कहीं धोखे का कोई नया जाल फैलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। फिर मैंने सर्द लहजे में कहा, कैसी गलती मिस्टर सिद्धार्थ? उसने थके हारे से लहजे में कहा, मुझे पता है मेरी गेम खत्म हो चुकी है। तुमने मुझे मात दे दी है, इसलिए झूठ बोलने का मुझे कोई फायदा नहीं है। मुझे ये भी पता है कि अब तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। ये भी सच है कि तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, इसलिए मैं तुमसे मुझे जीवन दान करने की विनती नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बाकी सब भी सच सच बता दूंगा। उसके बदले बस तुमसे 2 तरह की कृपा चाहता हूँ। मैंने बेलचक लहजे में कहा, तुम तो काफी समझदार निकले यार। अच्छा ये बताओ, तुम सच उगलने के बदले में कौन सी कृपा का मुतालिबा कर रहे हो? उसने उसी नीम मुर्दा लहजे में कहा, पहले तुम बताओ कि तुम मुझे मारने के बाद मेरी लाश किस तरह ठिकाने लगाने का इरादा रखते हो। मैंने चंद सानियों तक गौर किया और फिर मजबूत लहजे में कहा, तुमने पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ। मैं तुम्हारी लाश को घनी झाड़ियों में छुपा दूंगा ताकि कम से कम 2-4 दिन तक किसी को तुम्हारी लाश न मिल सके। उसने अपने लबों पर बमुश्किल फीकी सी मुस्कुराहट लाकर कहा, मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे। मेरे पास तुम्हें अपनी बात मानने पर मजबूर करने का कोई हथकंडा नहीं है।
इसलिए मैं विनती ही कर सकता हूँ कि मेरी लाश के साथ ये सलूक न करना। यहाँ के जंगल में भूखे फिरते कुत्ते और गीदड़ मेरी हड्डियां तक चबा जाएंगे। मेरी लाश को किसी ऐसी जगह छोड़ना जहाँ से वो आजकल में लोगों की नजरों में आ जाए और मुझे क्रियाक्रम नसीब हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी आत्मा इन वीरानों में भटकती फिरे। मैंने गंभीर लहजे में कहा, चलो ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी लाश का पूरा क्रियाक्रम किया जाएगा। अब जल्दी से अपनी दूसरी ख्वाहिश बताओ। उसने जख्मी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऐसे तरीके से मारो कि मुझे कम से कम तकलीफ हो। मैं तड़प तड़प कर जान नहीं देना चाहता। मैंने ठोस लहजे में कहा, ठीक है, अब तुम ये बताओ कि तुम अपनी किस संगीन गलती की बात कर रहे थे। कालूराम एजेंट ने गहरी सांस ली और फिर गंभीर लहजे में बोला, मुझे जयपुर रेलवे स्टेशन पर तुम्हारी तलाश के ऑपरेशन की जिम्मेदारी देने वाले ऑफिसर ने तुम्हारे बारे में तफसीली इंफॉर्मेशन भेजी थी, मगर मैंने उस पर पूरा यकीन नहीं किया था और ये समझा था कि तुम बिना बात के तीसमार खान बना रखा है। अब तुमसे टाकरा होने पर एहसास हो रहा है कि मैं अपने आप को जरूरत से ज्यादा होशियार समझ रहा था। मुझे अपनी ताकत और गुणों पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। मुझे तुम पर पहली नजर में ही शक हो गया था, मगर मैंने तुम्हें तुरंत पकड़ने की बजाय अपने शक को यकीन में बदलने का फैसला किया और अकेले ही तुम्हारे पीछे निकल आया। असल में मुझे पूरा विश्वास बल्कि घमंड था कि अगर तुम पर मेरा शक ठीक निकला तो मैं जब चाहे तुम्हें गर्दन से पकड़ लूंगा। वैसे भी पूरे राजस्थान की पुलिस हमारे हुक्म की गुलाम है। और मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, ये भी तो बताओ कि इस दौरान में वो नौजवान जोड़ा भी इत्तेफाक से तुम्हारी नजर में आ गया था और तुमने मुझे काबू में करने के साथ उन्हें पकड़वा कर लंबा माल कमाने का भी प्रोग्राम बना लिया था। उसने मुर्दनी के तासुरात के साथ हाँ में गर्दन हिलाई। बोला, मुझे मान लेना चाहिए कि 10,000 रुपया अकेले हथियाने का लालच ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मैं इसलिए मौत के मुंह में जा रहा हूँ। मैंने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देता हूँ, मैं तुम्हारी लाश सती माता के मंदिर में रख दूंगा और फिर अजमेर पहुंचकर किसी पुलिस थाने में फोन करके इत्तला दे दूंगा। कालूराम एजेंट ने नीम जान से लहजे में कहा, किसी भी थाने को नहीं, तुम सिर्फ मजार गेट पुलिस चौकी फोन करके मेरे बारे में इत्तला दोगे। ये कहकर उसने चंद हिंसों पर मुश्तमिल आसान सा फोन नंबर मुझे बता दिया। तभी मैंने पूछा, ये पुलिस चौकी कहाँ वाक़ है और तुम सिर्फ वहीं क्यों इत्तला दिलवाना चाहते हो? उसने थके थके से अंदाज में मुस्कुराने की कोशिश की और फिर धीमे लहजे में कहा, रेलवे स्टेशन की तरफ से नाला बाजार के रास्ते दरबार की तरफ जाएं तो एक बड़े से गेट में दाखिल होना पड़ता है। उसे मजार गेट कहते हैं। ये चौकी उस गेट के बिल्कुल साथ है। वो दम लेने के लिए रुका और फिर बोला, मैं तुम्हारे साथी को वहीं तो ले जा रहा था। असल में उस चौकी का इंचार्ज मेरा बहनोई राकेश्वर है, जो छोटे भाई की तरह मेरी उंगली के इशारे पर चलता है। मैं राकेश्वर ही की वजह से तो अपनी समझ के मुताबिक तुम दोनों को घेर कर अजमेर लाया था। मैं तुम दोनों को उसके जरिए पकड़वाना चाहता था। मैं उस छोकरे और छोकरी को पकड़कर हरियाणा भिजवाने के इनाम में और तुम्हारी गिरफ्तारी के नतीजे में मिलने वाली तरक्की में अपने बहनोई को भी शरीक करना चाहता था। मैं जिस मोटरसाइकिल पर घूम फिर रहा था ये राकेश्वर की ही है। उसे पहले ही अपने प्लान में शामिल न करने की गलती मुझे मरवा गई। मैंने बेपरवाही से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बहनोई को आज ही इत्तला पहुंचा दूंगा कि यहाँ से तुम्हारी लाश वसूल कर ले। और कोई फरमाइश? मगर जल्दी। उसने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, धन्यवाद। अब ये बताओ तुम मुझे किस तरह मारोगे? तुम्हें याद है? मैंने कहा, बिल्कुल याद है मिस्टर सिद्धार्थ, फिक्र न करो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम ऊपर पहुंच जाओगे। उसने झिझकते हुए कहा, अगर तुम नाराज न हो तो मैं तुमसे एक और प्रार्थना करता हूँ। तुम्हें कुछ कष्ट तो होगा मगर इससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। मैंने अपनी बेजारी छुपाते हुए कहा, सीधा सीधा कहो मिस्टर सिद्धार्थ के क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सती माता के मंदिर ले चलो और मेरी जान लेने के बाद मेरी लाश वहीं छोड़कर चले जाओ। मैं अब ये मामला जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, लिहाजा मैंने फौरन कहा, चलो ठीक है, अब उठो और मेरे आगे आगे सती माता के मंदिर की तरफ चलो। मगर ध्यान रहे, कोई मक्कारी दिखाने या दाव आजमाने का सोचा भी तो मैं तुम्हारी कमर में गोली मारूंगा और तुम्हें यहीं तड़पता छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद कुत्ते और गीदड़ ही नहीं, चील कव्वे और गिद्ध भी तुम्हारी लाश पर दावत उड़ाएंगे। कालूराम एजेंट ने बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा होते हुए कहा, तुम्हें मेरी हालत का अंदाजा नहीं है। मुझे इतनी कारी चोटें लगी हैं कि मेरे लिए सीधा होकर चलना भी मुश्किल है। बदन से जैसे जान निकल रही है। मुझे डर है कि मैं रास्ते में ही गिर पड़ूंगा। मैंने उसकी रोनी शक्ल और घिघियाई आवाज का तासुर लिए बगैर कहा, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी अपनी फरमाइश है। इसे पूरा करने के लिए कुछ तकलीफ बर्दाश्त कर लोगे तो तुम्हारी आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी। कालूराम एजेंट ने हाँ में गर्दन हिलाई और धीरे धीरे पगडंडी उतरने लगा। उसकी चाल में वाकई बहुत ज्यादा लड़खड़ाहट थी। लग रहा था किसी भी वक्त पथरीली पगडंडी पर ढेर हो जाएगा। ताहम मैं उसे सहारा देने की हिमाकत नहीं कर सकता था।
हम चंद ही कदम चले थे कि कालूराम एजेंट वाकई बुरी तरह लहराया, लड़खड़ाया और फिर झाड़ियों के एक छोटे से झुंड पर गिर पड़ा। उसके नसीब अच्छे थे कि वो पगडंडी के किनारे की बजाय पहाड़ी की तरफ वाली समत ढेर हुआ था। वो कुछ सानियों तक मुंह के बल पड़ा बुरी तरह कराहता रहा। मैंने आगे बढ़कर उसे संभालने की जहमत न की। बिलाखिर उसने करवट बदल ली। अचानक मुझे उसके हाथ में किसी चमकदार धाती चीज की झलक नजर आई। इससे पहले कि मैं कुछ सोच समझ पाता, फजा में एक जोरदार धमाका गूंजा। उसके साथ ही मुझे लगा कि कोई बर्क रफ्तार चीज सनसनाती हुई मेरे दाएं कान के पास से गुजरी है। इससे पहले कि मैं संभल पाता, फजा में एक और धमाका गूंजा। इस बार मुझे सर के ऊपर सनसनाहट महसूस हुई। तभी मेरे जहन में बिजली सी कौंधी और मैं पूरी सूरत हाल समझ गया। कालूराम एजेंट अपने रिवॉल्वर से मुझे छलनी करने पर तुला हुआ है। शायद जख्मों और चोटों, साथ ही मेरे पिस्तौल की सीध में होने के बायस होने वाली हैजानी कैफियत के नतीजे में जल्दबाजी की वजह से वो फासला बहुत कम होने के बावजूद पहली 2 गोलियों में मुझे मार गिराने में नाकाम रहा। और अब वो अच्छी तरह निशाना साधने की कोशिश में तीसरी गोली कदरे संभल कर चलाने वाला था। मेरे पास शायद 1-2 सानियों की मोहलत थी, या शायद उससे भी कम। मेरे दिमाग ने बर्क रफ्तारी से मुझे तंबीह की कि इस बराए नाम वक्फे में मेरे पास कालूराम एजेंट पर निशाना साध कर उसे उड़ाने की गुंजाइश तो है, लेकिन इस दौरान में उसकी तरफ से चलाई जाने वाली गोली भी लगभग यकीनी तौर पर मुझे छेद डालेगी। यानी दोनों एक दूसरे की गोलियों से मारे जाएंगे। अगर मुझे अपनी जिंदगी बचाना है तो फौरी तौर पर उसके निशाने की जद से बाहर निकलना जरूरी है, और जान बचाने की ये कोशिश उसी सूरत में कामयाब हो सकती है कि मैं अपने वजूद की पूरी कुव्वत से हरकत में आऊं। अगले ही लम्हे मैंने अपने पैरों पर पूरा जोर डालते हुए अपने बाएं तरफ छलांग लगाई। शायद ऐन मेरे बिजली किसी तेजी से हरकत में आने के वक्त कालूराम एजेंट ने अपने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। फजा में तीसरा धमाका गूंजा। मुझे लगा कि मैंने जस्त लगाने में देर कर दी है, मगर कोई लम्हा भर के बाद मैं पथरीली पगडंडी पर गिरा और पसलियों में बुरी तरह खुब जाने वाले कंकरों की चुभन के सिवा मुझे कोई तकलीफ महसूस न हुई। मुझे यकीन आ गया कि इस बार भी गोली मेरे जिस्म में छेद करने में नाकाम रही है। मैं वक्ती तौर पर बच गया था, मगर मुझे कोई खुशफहमी नहीं थी। गोली के चलने और उसके निशाने से मेरे हटने में शायद लम्हे के 20वें हिस्से का फर्क रहा होगा, और ये मोहलत मुझे महज मेरे रब्बे करीम की खुसूसी करम नवाजी से मयस्सर आई थी। वरना मैं ही क्या, दुनिया का कोई फुर्तीले से फुर्तीला इंसान भी गोली की रफ्तार से ज्यादा तेजी से हरकत नहीं कर सकता। मगर अब वो मोहलत खत्म हो चुकी थी और कालूराम एजेंट एक बार फिर मुझे निशाने पर लेते ही गोली चलाने वाला था। लिहाजा मैंने हद्दुल इम्कान तेजी से जमीन पर इस तरह 2-3 करवटें बदली कि मैं झाड़ियों के झुंड में पहुंच जाऊं। वो झाड़ियां गोली तो नहीं रोक सकती थी, मगर मैं कम से कम कालूराम एजेंट का बराह रास्त हदफ नहीं रहा था। मुझे झाड़ियों की ओट में पहुंचे बमुश्किल 1 सानिया बीता होगा कि एक और धमाके ने फजा में हलचल मचा दी। 3.8 की आफत खेज ताकत वाली गोली ने झाड़ियों के परखचे उड़ाते हुए मेरे सर से कोई 1 फुट पहले जमीन उधेड़ दी। कई कंकरियां मेरे चेहरे और शानों से टकराईं। मैं बिलाशुबा इस बार भी बाल बाल बचा था। अगली गोली चलने पर किस्मत शायद इतनी रियायत न देती। कालूराम एजेंट की तरफ से चांदमारी रोकने का मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं खुद उसे मार गिराता। मगर मसला ये था कि इन झाड़ियों के अकब से मैं उसे देखने से कासिर था, जबकि उसे निशाने पर लाने के लिए मुझे झाड़ियों से ऊपर उठना पड़ता। इस सूरत में वो मुझे पहले देख लेता और इस मर्तबा उसका निशाना खता होना मुश्किल था। ये सब मैंने एक लम्हे के भी शायद 50वें हिस्से में सोच लिया। तभी एक ख्याल बिजली की तेजी से मेरे जहन में आया। उसके साथ ही मैं हलक फाड़ कर चीखा। मैंने अपने लहजे में ऐसा कर्ब भरने की कोशिश की थी जैसे कालूराम एजेंट की चलाई हुई गोली मेरे सीने में पैवस्त हो गई हो। उसके साथ ही मैंने बदस्तूर चीखते हुए बाएं हाथ से इस अंदाज में अपने दाएं तरफ उगी झाड़ियां हिलाईं जैसे मैं दर्द की शिद्दत से तड़पते हुए अपनी जगह से दाएं तरफ लुढ़क गया हूँ। मेरा हरबा कामयाब रहा। अगले ही सानिये एक और फायर हुआ और गोली मुझसे दाएं तरफ कोई 2 फुट के फासले पर जमीन में पैवस्त हो गई। अगले ही लम्हे में पहले से भी ज्यादा जोर से चीखा और साथ ही दाएं तरफ 2 फुट की दूरी पर उगी झाड़ियां मुसलसल जोर से हिलाने लगा, जैसे मैं बुरी तरह तड़प रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आम हालात में इतना घाग एजेंट शायद इस तरह के झांसे में न आता, मगर वो पहले ही जाहिर कर चुका था कि वो बुरी तरह हैजान और जहनी तनाव का शिकार है, इसलिए किस्मत आजमाई की गुंजाइश थी। वैसे भी मेरे पास फिल वक्त कोई मुतबादिल रास्ता भी तो नहीं था। अगले ही लम्हे उन मुतहर्रिक झाड़ियों पर मजीद एक फायर ने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं कालूराम एजेंट को गच्चा देने में कामयाब रहा हूँ। ये अलग बात है कि वो गोली आसानी मेरा बाजू छेद सकती थी, मगर मेरे मुकद्दर ने इस बार भी मेरा साथ दिया था।
अगले ही सानिये में एक झटके से झाड़ियों के दरमियान से उठ खड़ा हुआ। कालूराम अपनी तरफ से मुझे पहले ही शदीद जख्मी कर चुका था, लिहाजा मुझे अचानक अपने सामने इस्तादा होते देखकर हैरत और खौफ से उसकी आंखें डेलों से उबलने के करीब हो गईं। उसने रिवॉल्वर की नाल का रुख मेरे सीने की तरफ करके जल्दी से लबलबी दबाई, मगर गोली के धमाके की बजाय इस मर्तबा रिवॉल्वर का घोड़ा चरखी में फंसे गोली के खोल से टकराकर महज क्लिक की आवाज पैदा करके रह गया। उसने बदहवासी के आलम में लगातार 2-3 मर्तबा मजीद लबलबी दबाई, मगर इस मर्तबा भी नतीजा वही रहा। अगले ही लम्हे मुझे उसके चेहरे पर जर्दी छाती नजर आई। अपनी तरबियत के ऐन मुताबिक मैं इस तमाम आसाब शिकन आजमाइश से 2-4 होने के बावजूद कालूराम एजेंट की चलाई हुई एक एक गोली की गिनती कर रहा था और मुझे मालूम था कि उसका रिवॉल्वर खाली हो चुका है। मगर जैसा कि ऐसे मामलात में होता है, खुद कालूराम एजेंट अपनी चलाई हुई गोलियां शुमार नहीं कर पाया था। वैसे भी वो अपनी दानिश्त में पहले ही मेरे सीने में गोली पैवस्त कर चुका था, लिहाजा उसे अपने फायर गिनने की जरूरत भी क्या थी। बार बार कोशिश के बावजूद गोली न चलने पर कालूराम एजेंट ने गालिबन अपना रिवॉल्वर मुझे खींच मारने का सोचा, मगर मेरे पिस्तौल की नाल का रुख ऐन अपनी छाती की तरफ पाकर उसका उठता हाथ पहले मुंजमद हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिवॉल्वर की नाल का रुख जमीन की तरफ हो गया और बिलाखिर उसने दस्ते पर गिरफ्त खत्म कर दी और रिवॉल्वर पथरीली जमीन की तरफ गिरने लगा। मैं पुरसुकून होते आसाब के साथ इत्मीनान की सांस लेना ही चाहता था कि यकलख्त कालूराम एजेंट का दायां पांव बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उसने फुटबॉल के किसी माहिर खिलाड़ी की तरह जमीन पर गिरते रिवॉल्वर को जोरदार ठोकर लगाई। खुदा जाने उस खबीस की जबरदस्त मशक का नतीजा था या इत्तेफाकिया कोशिश कामयाब रही। उसकी ठोकर रिवॉल्वर पर बिल्कुल ठीक बैठी और भारी भरकम हथियार तोप के गोले की तरह मेरी तरफ लपका। मुझे उसका रुख सीधा अपने चेहरे की तरफ लगा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मुझे हवा में उड़ते रिवॉल्वर के रास्ते से हटने की भी मोहलत न मिल सकी। मैं अपना चेहरा रिवॉल्वर की जर्ब से बचाने के लिए इस्तरारी तौर पर अपने दोनों हाथ ही चेहरे के सामने ला सका। ऐन उसी वक्त रिवॉल्वर खासे जोर से मेरे दोनों हाथों से टकराया और फिर मेरे कदमों में गिर पड़ा। मुझे अपनी बाईं हथेली के निचले हिस्से से दर्द की शदीद लहर उठती महसूस हुई, मगर उस वक्त मेरी रगों में लहू की गर्दिश इतनी बड़ी हुई थी कि मुझे उस दर्द पर तवज्जो देने का मौका ही न मिल सका। अगले ही लम्हे मेरा पिस्तौल का रुख एक बार फिर कालूराम एजेंट की तरफ हो गया। वो गालिबन अपना वार कारगर होने की उम्मीद में मुझ पर झपटने की तैयारी कर चुका था, मगर मुझे संभल कर एक बार फिर उसे निशाने पर लेता देखकर वो अपनी जगह मुंजमद हो गया। कालूराम एजेंट की उस खबीसाना हरकत ने मेरा खून खौला दिया था और शदीद गैज़ व गज़ब के ये आसार उसने मेरे चेहरे पर भी देख लिए होंगे। उसे लगा होगा कि मैं अब उसे छलनी करने में देर नहीं लगाऊंगा। अब तो मैं गोली चलने के धमाकों से लोगों के इस तरफ मुतवज्जे होने का खतरा भी रफा कर चुका था। अगर किसी को आना भी था तो 7वें फायर से क्या फर्क पड़ जाएगा। हकीकत यह है कि मुझे वाकई कालूराम एजेंट की कारस्तानी पर इतना शदीद तैश आया था कि अगर मुझे अपने मकसद की अहमियत का इदराक न होता तो मैं वाकई उसे गोली मार देता। इसलिए शदीद ख्वाहिश के बावजूद मेरी उंगली ने पिस्तौल की लबलबी पर दबाव न डाला और मैंने गहरा सांस लेकर अपने लहू की तपिश कम करने की कोशिश पर इक्तिफा किया। इस दौरान में मेरी नजरें कालूराम एजेंट के चेहरे पर जमी हुई थी। मेरी आंखों में खून उतरा देखकर उसकी गहरी सुरमई रंगत में जर्दी घुलने लगी थी। मैंने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ से नजरें हटाईं और अपने कदमों की तरफ देखा और फिर दोबारा उसे निशाने पर लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता झुका और पथरीली जमीन टटोल कर रिवॉल्वर अपने बाएं हाथ की गिरफ्त में ले लिया। मैंने देखा कालूराम एजेंट ने मेरी तरफ से मुतालबे के बगैर ही अपने दोनों हाथ सर से ऊपर उठाकर अपने चेहरे पर मिस्कीनी तारी कर ली थी। मुझे बखूबी इदराक था कि अब उसकी आखिरी कोशिश यही रही होगी कि लगातार गोलियां चलने के धमाकों ने वहां से कोई 350-400 गज ऊपर वाक़े चमंदा माता के मंदिर पर मौजूद लोगों और मुमकिन तौर पर पुलिस वालों को भी मुतवज्जे कर लिया होगा और वो सूरत हाल जानने के लिए गालिबन धमाकों की आवाज की समत चल पड़े होंगे। मुझे भी इस खतरे का बखूबी इदराक था, इसलिए मैं अब कालूराम एजेंट से जल्द अज जल्द जान छुड़ाना चाहता था। लिहाजा मैंने उसे मुखातिब करके सर्द लहजे में कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ मिस्टर सिद्धार्थ। अब मुझे तुम्हें गोली से उड़ाकर बहुत ज्यादा खुशी होगी। मेरे लहजे की यखबस्तगी महसूस करके उसके चेहरे की रंगत एक बार फिर बदली और जर्द से सफेद होती नजर आई। मैंने बदस्तूर गंभीर लहजे में कहा, तुमने वादा खिलाफी करके मुझे तुम्हारे धार्मिक अंतिम संस्कार के वादे से आजाद कर दिया है, मगर मैं तुम्हारी ये जानलेवा हरकत नजरअंदाज करके अब भी अपना वादा पूरा करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है, बल्कि इसलिए कि मैं मानता हूँ कि यकीनी मौत सामने देखकर अपनी जिंदगी बचाने के लिए हाथ पांव मारना तुम्हारा हक था।
अब तुम चोटों का बहाना भी नहीं बना सकते, इसलिए अब सीधे सीधे अपने आखिरी ठिकाने सती माता के मंदिर की तरफ चलो। साथ ही मैं तुम्हें मजीद कोई हरबा आजमाने की भी खुली छूट देता हूँ, मगर याद रहे इस बार कोई मामूली सा शक होते ही मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब जल्दी कदम बढ़ाओ। मेरे लहजे में लचक की कोई झलक नहीं थी। अगले ही लम्हे कालूराम एजेंट अफसोस और शिकस्त खुर्दगी के आलम में सर झटकते हुए पगडंडी उतरने लगा। मैं उससे महफूज फासला रखकर पीछे पीछे चल रहा था। अलबत्ता अब मैं वाकई बिला तवक्कुफ गोली चलाने के लिए तैयार था। बहुत ही नाजुक वक्त तेजी से हाथ से फिसल रहा था। इससे पहले कि गोलियों के धमाके के ताक़ुब में आने वाले यहाँ तक पहुँचते, मुझे उसे ठिकाने भी लगाना था और यहाँ से फरार भी होना था। पगडंडी उतरते हुए मुझे दोबारा लगा कि कालूराम एजेंट ने लड़खड़ाने का नाटक करते हुए चोर नजरों से मेरा जायजा लेने की कोशिश की है, मगर मुझे पूरी तरह चौकस पाकर गालिबन उसे मजीद किसी शरारत की हिम्मत न हुई, या फिर शायद वो मंदिर में पहुंचकर अपना कोई आखिरी दाव आजमाना चाहता है। मैं इस बार उसे ये मोहलत देने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। लिहाजा हम दोनों पगडंडी उतरकर जूं ही सती माता के मंदिर के अकब में पहुंचे, मैंने पलक झपकते में पिस्तौल बाएं हाथ में और रिवॉल्वर दाएं हाथ में मुंतकिल किया और फिर कालूराम एजेंट और अपना दरमियानी फासला जांचते हुए एक जोरदार छलांग लगाई और उस पर गिरते हुए उसी के रिवॉल्वर के दस्ते की जोरदार जर्ब उसकी खोपड़ी के अकबी हिस्से पर लगाई। जर्ब इत्मीनान बख्श हद तक कारगर साबित हुई। उसके हलक से हिचकी से मिलती जुलती एक जोरदार आवाज खारिज हुई और वो मेरे जिस्म से जोरदार धक्का खाकर मंदिर की अकबी दीवार से टकरा गया। मैं जमीन से उठा तो देखा कि कालूराम एजेंट का लरसता झटके खाता जिस्म दीवार से रगड़ खाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ गिर रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो जमीन पर ढेर होने से पहले ही जहन्नम रसीद हो चुका था। मैं तेजी से आगे बढ़ा और फिर कालूराम एजेंट का गहरी नजरों से जायजा लिया। उसके वजूद में मुझे जिंदगी की कोई रमक दिखाई न दी। उसका मुंह इंतहाई करीह अंदाज में खुला हुआ था। मैंने उसके चेहरे से नजरें हटाते हुए अपना पिस्तौल लिबास में ठूसा और फिर कालूराम एजेंट का रिवॉल्वर भी उसके गिरबान में उड़स दिया। उसके बाद मैंने उसकी लाश मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसकी टांगों की तरफ हाथ बढ़ाए, मगर फिर ये सोचकर रुक गया कि मैं उसे पीठ के बल घसीट कर ले जाते हुए कहीं उसका भेजा शिकस्ता खोपड़ी से खून के साथ रिस कर न बह निकले। उस मलगूबे को साफ करना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता, जबकि जमीन पर घसीटे जाने के निशानात भी बन जाते। ये सोचकर मैंने उसकी बगल में हाथ डाले और उसे हद्दुल इम्कान ऊपर की तरफ उठाकर उल्टे पैरों मंदिर के सामने वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। मंदिर का दरवाजा मैंने पीठ के धक्के से खोला और कालूराम एजेंट की लाश वहीं बिछी छोटी दरी पर डाल दी। उसके बाद तेजी से वापस मंदिर के अकब में जा पहुंचा। मेरी नजरें ऊपर पहाड़ियों की तरफ जमी हुई थी। फायरिंग को अभी इतना वक्त नहीं गुजरा था कि लोग धमाकों का ताकुब करते हुए वहां तक पहुंच जाते, खुसूसन ऐसी सूरत में कि उनके लिए धमाकों की दुरुस्त समत का तयन भी उनके लिए आसान नहीं रहा होगा। पहाड़ियों पर किसी ज़रूह की झलक न पाकर मैं तेजी से कुछ ही फासले पर मौजूद पत्थरों के एक ढेर की तरफ बढ़ा। मैंने कोई आधा मन वजनी चौड़ा और चपटा पत्थर मुंतखब किया और उसे साथ लिए मंदिर में कालूराम एजेंट की लाश के पास लौट आया। मैंने वो पत्थर लाश के सीने पर रखा और छोटी दरी की मदद से उसके जिस्म से हद्दुल इम्कान मजबूती से जकड़ दिया। उसके बाद मैंने लाश उठाकर बड़ी दरी पर रख दी और फिर दरी के चारों कोनों को आपस में गिरह लगाकर कालूराम एजेंट की लाश को एक बंडल की शक्ल दी थी। यहाँ तक की कार्रवाई तो कुछ इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन वो लगभग 2.5-3 मन का बंडल बदबूदार काई से ढके पानी से ढके तालाब तक पहुँचाने में मुझे दांतों पसीने आ गए। कालूराम एजेंट की लाश तालाब की मुंडेर के साथ टिका कर मैं कुछ देर हाँपता रहा। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस सारी जोर आजमाई भाग दौड़ में काफी वक्त बीत गया है और सूरज रफ्ता रफ्ता मगरिब की तरफ झुक रहा है, यानी मेरे पास अपना काम मुकम्मल करने की मजीद मोहलत बिल्कुल नहीं है। अगले ही लम्हे मैंने कालूराम एजेंट की लाश वाला बंडल अपने वजूद का पूरा जोर लगाकर उसके सीने पर बंधे पत्थर की मुखालिफ समत से कमर पर लादा और फिर अपने जिस्म के निचले हिस्से को पूरी कुव्वत से झटका देकर बंडल को ऊपर की तरफ उछाला और उसके साथ ही अपने दाएं शाने को तेजी से बाएं तरफ झुकाया। उसके साथ ही कालूराम की लाश वाला बंडल मेरे दाएं शाने पर होता हुआ तालाब की मुंडेर से कोई 5 फुट के फासले पर काई ज़दा पानी में जा गिरा। लगभग सन्नाटे में छपाके की आवाज कुछ ज्यादा ही बुलंद हुई। पानी में बुरी तरह हलचल हुई और लहरें चारों तरफ फैलने लगी, मगर इस असना में कालूराम एजेंट की लाश वाला बंडल गड़ाप की आवाज के साथ तालाब की तह में बैठता चला गया। बंडल गिरने के मकाम पर काई फटने से नमूदार होने वाले गदले पानी में छोटे बड़े बुलबुले उठ रहे थे। मैं पानी के साकित होने के इंतजार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, लिहाजा मैं वहां से पलटकर मंदिर के नीम पुख्ता अहाते के आखिरी सिरे की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगा।
आसार बता रहे थे कि उस अहाते के गिर्द कभी चार दीवारी रही होगी, मगर जाने कितने बरसों से मौसमों की सितमरानी सहते सहते वो चार दीवारी लगभग मुकम्मल तौर पर मसमार होकर बिखर चुकी थी। मैं अहाते के नीम पुख्ता हिस्से के सिरे पर पहुंचा तो देखा कि टूटी फूटी सीढ़ियां एक ढलवान नीम पथरीली पगडंडी पर उतर रही हैं, जो दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान नजरों से ओझल हो रही थी। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और ढलवान पगडंडी पर आगे बढ़ने लगा।